जय हिंद। डिस्कस करेंगे द स्कारलेट लेटर। स्वागत है आपका आर्बिट्रेरी अंकित में। हम इसके बारे में बात करेंगे। द स्कारलेट लेटर लिखा है इसको नैथानियल हॉथॉर्न ने। आइए बात करते हैं नैथानियल हॉथॉर्न के बारे में। ये कुछ लिमिटेड जानकारी है नैथानियल हॉथॉर्न के बारे में। ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, डार्क, रोमांटिक एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। काफ़ी अच्छी शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे। इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1804 सलेम, मैसेच्यूसेट्स में, यूएसए, अमेरिका में है ये। और इनकी देहांत भी वही हो गई थी 19 मई 1664 पलमाउथ, यूएसए में। पत्नी का नाम था इनकी सोफिया। एजुकेशन हुई थी इनकी बॉर्डन कॉलेज में, और इन्होंने काम किया है, कहाँ काम किया है, बोस्टन कस्टम हाउस में काम किया है बतौर इंजीनियर। ठीक है। पहला इनके नॉवल का नाम था फैनशा, और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का नाम है इनकी ट्वाइस टोल्ड टेल। ठीक है। अवार्ड्स इनको मिला था हॉल ऑफ फेम। राइटिंग स्टाइल इनका था हैंड इन हैंड विथ हिज ग्लूमी थीम्स एंड स्टोरी। अर्थात ये जो कहानियाँ लिखते थे उसमें कुछ दुख रहता था, कुछ ऐसी बातें रहती थी जिसे लेकर कैरेक्टर घूमता रहता था पूरी कहानी में। नोटेबल वर्क है इनके वही शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ट्वाइस टोल्ड टेल्स और स्कारलेट लेटर 1815 में आया था। एंड इनका मास्टरपीस था द हाउस ऑफ द सेवन गर्ल्स 1851। ठीक है। आइए अब बात करते हैं स्कारलेट लेटर के बारे में। दोस्तों, स्कारलेट लेटर एक रोमांस है और इनका मास्टर वर्क भी है। कहानी शुरू होने से पहले प्रियम्बल है, मतलब ये बताया गया है कि आखिर नैथानियल हॉथॉर्न ने इसे लिखा क्यों और कैसे लिखा, और ये विचार ही कहाँ से आया इस कहानी को लिखने का। कहानी की शुरुआत होती है वही जहाँ ये अपने रियल लाइफ इवेंट और जगह के बारे में बात की है। सलेम मैसेच्यूसेट्स में कस्टम हाउस से शुरुआत होती है, जहाँ पर ये बतौर इंजीनियर काम करते हैं। अब हम इनको राइटर बोलेंगे। राइटर यहाँ पर काम करते हैं जहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। काम करते के दौरान उन्हें कुछ पुराने पेपर्स मिलते हैं। पेपर्स कैसे? मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है? हाथों से लिखी हुई होती है। आप पेन से बैठकर जब हाथों से कुछ लिखते हो ना, तो उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। और एक सिंबल जिस पर ए लिखा था, वो सिंबल मिला, जिस एक कपड़े के टुकड़े मिला था जिस पर ए सिंबल बना था। उस सिंबल को पकड़ के और वो जो मैन्युस्क्रिप्ट मिले थे उससे कुछ थोड़े से कंटेंट को उठाकर उन्होंने कहा एक ऐसी कहानी लिखेंगे जो इससे जुड़ती मिलती हो, लेकिन हाँ, एक एडवेंचरस, एक बढ़िया कहानी होगी। ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थी इनको ये 1650 की थी, और उस टाइम के जो वहाँ पर सर्वेयर या फिर जो इंजीनियर होगा उसने लिखा था। तो इन्होंने कहा इसको उठाकर अब ये कहानी लिखेंगे, और लगभग 200 सालों बाद इन्होंने ये कहानी लिखने का सोचा और लिखा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नावल स्टार्ट होती है 17वीं सेंचुरी में बोस्टन नाम के शहर में। बोस्टन शहर के लोग काफ़ी रूढ़िवादी हैं। धार्मिक वैल्यू यहाँ पर सर्वोपरि है, और बहुत सी रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर। और कहानी यूँ शुरू होती है कि घंटियाँ बजती हैं। सारे लोग एक जगह आकर इकट्ठे होते हैं। एक महिला जिसका नाम हेस्टर नाम है उसका, ये इस कहानी के प्रोटैगनिस्ट है। इसको लाकर खड़ा किया जाता है। कहाँ खड़ा किया जाता है? स्कैफोल्ड। वो एक नवयुवक लड़की थी, अर्थात अभी ज़्यादा एज नहीं हुई थी उसकी। उसके गले में ए नाम का लेटर टंगा हुआ था, और उसकी गोद में एक बच्ची थी। बच्ची का नाम है पर्ल। कुछ जूरी टाइप में लोग बैठे थे, कह सकते हैं उस टाइम पर वो कोर्ट ही लग रहा था, बैठ रहे थे, और ऐसा लग रहा था उसको कुछ किसी बात के लिए सज़ा सुनाई जाने वाली है। लोग उसे भला बुरा कह रहे थे, उसे जलील कह रहे थे। एक काफ़ी बूढ़ा आदमी ये सब देख रहा था और काफ़ी दुखी सा दिख रहा था ये सब देखकर। वह एक अनजान से पूछता है ये सब क्या हो रहा है। वो आदमी कहता है अरे इसने व्यभिचार किया है। व्यभिचार मीन्स अडल्ट्री या बेवफाई। इट मीन्स इसने नाजायज़ संबंध बनाए हैं। ये बच्ची इसी का रिजल्ट है। ये जो आदमी पूछ रहा है ये कोई और नहीं, इसका हस्बैंड है जिसका नाम था रोजर। यहाँ आकर उसने अपना नाम बदल लिया है और
और ये सब होते हुए देख रहा है, अपनी पत्नी को जलील होते हुए देख रहा है। असल में हुआ यूँ था कि बहुत पहले इसने हेस्टर को भेज दिया था बॉस्टन शहर और कहा कि वो अभी जल्दी आ जाएगा, लेकिन वो आया नहीं। बहुत दिनों बाद जब ये यहाँ पहुँचा तो इसने ये देखा। यहाँ जब ये पहुँचा तो इसने मेडिसिन की पढ़ाई शुरू कर दी थी और काफ़ी अच्छे से सीख लिया था इसको। वह देखता है हेस्टर को वहाँ पे और सोचता है कि अब क्या करें, और मन ही मन बना लेता है कि जिसने भी हेस्टर के साथ रिलेशन बनाया है उससे वो बदला लेगा और एकमात्र लक्ष्य उसके जीवन का यही है। ठीक है। और वो कहानी जब बॉस्टन हेस्टर पहुंची थी बॉस्टन शहर में, तो काफ़ी दिनों तक ये रोजर आया नहीं था, तो इसका अफेयर शुरू हो गया एक किसी आदमी से। इसी बीच पर्ल जन्म लेती है। हालांकि सोसाइटी के लोग हेस्टर को बेवफा और पापी बोलते हैं और पर्ल को एक बच्ची के रूप में नहीं देखते ये लोग। समाज के बड़े बूढ़े पूछते हैं कि हेस्टर से, अच्छा बच्ची के पिता का नाम क्या है? वे कई बार पूछते हैं लेकिन हेस्टर बताते नहीं। हेस्टर को सजा दी जाती है कि इस महिला को शहर से बाहर जाकर समुद्र किनारे एक झोपड़ी में या फिर जंगलों में रहेगी। हेस्टर चली जाती है वहाँ पर और अपना जीवन यापन करने के लिए सिलाई का काम करती है। रोजर चिलिंगवर्थ आता है हेस्टर को ढूंढते हुए, हेस्टर के पास जाता है। एक्चुअली इसने सेव नहीं किया होता। सेव मतलब दाढ़ी नहीं बनाई होती, मूछें नहीं बनाई होती। हेस्टर इसे बिल्कुल पहचान नहीं पा रही। कहता है मैं तुम्हारा पति हूँ और कसम देता है कि तुम्हें किसी को नहीं बताना कि मैं तुम्हारा पति हूँ। मुझे तुमसे कोई संबंध भी नहीं रखना, बस मुझे ये बता दो कि ये बच्ची किसकी है। बहुत पूछता है, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती करता है। हेस्टर कुछ नहीं बताती। वह अपनी मेडिकल की प्रैक्टिस करने के लिए इसी शहर में चला जाता है और जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके आवरण में जाकर काम करने लगता है और चुपके से हेस्टर पर नज़र भी रखता है। टाइम बीतती है पर जो उसकी बच्ची है वो बड़ी हो रही है। बड़ी होने के साथ साथ वो थोड़ी चंचल भी है। वो बच्ची हेस्टर को बहुत परेशान करती है तो बच्ची ही ना, पर सोसाइटी उसे बच्ची के रूप में ना लेकर उसे कलंक मानते हैं। एक दिन कुछ शैतान बच्चे पर्ल के ऊपर कीचड़ फेंक रहे होते हैं। पर्ल गंदी हो जाती है, तभी एक औरत आती है। बच्चे उसके ऊपर भी फेंकते हैं लेकिन नाम लेते हैं कि पर्ल ने फेंका है। वो औरत पर्ल को और हेस्टर को बहुत धुतकारती है। वो कहती है तुम्हारी बच्ची तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारी जैसी हो जाएगी। लोग उस समय जाकर चर्च में शिकायत कर देते हैं। ऐसी बात है कि पर्ल को उसके चरित्रहीन माँ से दूर रख दिया जाए। लाया जाता है भाई इनको, पर्ल और हेस्टर को। पर्ल से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, नाम बताओ ये वगैरह वगैरह। वैसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम कहाँ से आई हो, तुम्हें किसने बनाया है? पर्ल कहती है मेरी माँ ने मुझे रोज़ की पंखुड़ियों से तोड़ा है, वहाँ से क्रिएट किया गया। ऐसे बचकाने जवाब को सुनकर सब यही कहते हैं कि हाँ इसको यहाँ से हटा दीजिए। लेकिन एक पादरी जिसका नाम है ऑथर डिमेस्टियर, वो उसका साथ देते हैं। कहते हैं नहीं, एक बच्ची को एक माँ से दूर नहीं कर सकते। हालांकि क्योंकि ये मिनिस्टर है, बड़े पद पर है, तो कोई इसका कोई सब सम्मति दे देते हैं। और ये कहता है कि मैं पर्ल को एजुकेट करूँगा, उसे सिखाऊंगा कि मॉरल क्या होता है। ठीक है। चिलिंगवर्थ ये सब देख रहा होता है। कहता है कि ये आदमी अनजान पर कुछ ज़्यादा इमोशन शो नहीं कर रहा है। उसे शक हो जाता है। वो पता करता है इसके बारे में, ऑथर के बारे में पता करता है ये कि है कौन ये और ये इतनी मदद कर क्यों रहा है। उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम है ऑथर डिमेस्टियर। ये यहाँ का एक बहुत ही बड़ा आदमी है, प्रीच देने वाला पादरी है। लोग कहते हैं उसे दिल की बीमारी है और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है,
पता नहीं किस बात का। अब रॉजर चिलिंगवर्थ को दिखाया जाता है, उसे बहुत दुख है क्योंकि उसने पादरी होते हुए भी अफेयर कर लिया है और अंदर ही अंदर आत्मग्लानि से जल रहा है। रोजर उसके साथ जुड़ जाता है उसका इलाज करने के लिए, कहता है आपको ठीक कर दूंगा। अच्छा, अब ये भी टाइम आ गया है, पर्ल आती है इसके पास पढ़ने के लिए। साल बीतते जाते हैं, ये पढ़ाता है और पढ़ाते पढ़ाते ये पर्ल को ऐसा समझा भी देता है कि हाँ यही आदमी इसका पिता है। पर्ल एक बहुत समझदार बच्ची है। अब उसे पता है कि दुनिया कैसी है, कौन कैसा है। खैर, आगे बात करते हैं। एक दिन ऑथर डिमेजडियल सोया हुआ था। रोजर ने देख लिया कि ऑथर के सीने पर ए नाम का लेटर बना हुआ है। ए स्टैंड फॉर अडल्ट्री। उसने खुद अपने सीने को खुरेद कर बनाया था ताकि वह हेस्टर के दुख को समझ सके और वह यह भी फील कर सके कि उसने गलती की है। चिलिंगवर्थ ऑर्थर का इट मीन्स डिमेजडियल का गलत ट्रीटमेंट कर रहा था। इस कारण उसका साइकोलॉजिकल जो फीवर था वो भी बढ़ रहा था। वह दिल से और कमज़ोर हो रहा था। चिलिंगवर्थ उसे ताना मारते हुए कहता है, लगता है सर आपने बहुत कोई बड़ा पाप किया है, तभी तो आपकी औषधियाँ पर काम नहीं कर रही। क्या पाप किया है बताओ तो। खैर, डिमेजडियल वहाँ से चला जाता है कुछ बिना जवाब दिए। चिलिंगवर्थ डिमेजडियल के मन पर कब्जा करने लगता है, अर्थात धीरे धीरे उसका विश्वसनीय पात्र बन जाता है और डिमेजडियल उसे सब बताता रहता है। ठीक है। एक रात हेस्टर और पर्ल कहीं से वापस आ रहे थे। हेस्टर और पर्ल वापस आ रहे थे। पर्ल जो कि 7-8 साल की बहुत समझदार बच्ची हो गई थी, उन्होंने डिमेजडियल को देखा। डिमेजडियल अपने आप को टॉर्चर कर रहा था। हेस्टर यह देखकर तड़प उठती है। उसे यह अंदाज़ा लगाने में बिल्कुल देर नहीं लगती ये सब वो काम चिलिंगवर्थ का है। वह डिमेजडियल से कहती है ऐसा मत करिए। डिमेजडियल कहता है क्यों नहीं, मैं ऐसी लायक हूँ। तुम और एक फूल सी बच्ची जो इतना कष्ट काट रहे हो, उसका कारण भी मैं हूँ। पर्ल समझ रही थी। वो बोलती है आप सबके सामने मुझे अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते। डिमेजडियल कहता है वो एक पादरी है, ऐसा नहीं हो सकता। और वो वहाँ से चले जाते हैं। खैर, शांत हो जाता है मामला। हेस्टर जाती है चिलिंगवर्थ के पास और रिक्वेस्ट करती है कि डिमेजडियल को बख्श दो, उसे छोड़ दो, उसे परेशान मत करो। लेकिन चिलिंगवर्थ अपने गुस्से में था और उसे अपना बदला लेना था, तो वो हेस्टर को धुतकार कर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं। डिमेजडियल आता है हेस्टर के पास और उससे बात करता है, तो हेस्टर कह देती है कि चिलिंगवर्थ उसका पुराना पति है और वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी है, उसकी वजह से आपको ऐसा सब फील हो रहा है। ये सुनकर डिमेजडियल को लगता है कि हाँ उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो अभी ठीक है। वो कहता है हेस्टर, हमारा नया जीवन हमारा वेट कर रहा है, हम यूरोप चलेंगे। वह एक शिप का टिकट बुक करा लेता है। ठीक है। चिलिंगवर्थ को जैसे पता चलता है वह भी उसी शिप का सेम टू सेम टिकट कटा लेता है, क्योंकि उसकी लाइफ का एक ही मकसद था, डिमेजडियल से बदला लेना। डिमेजडियल आता है सरमन प्रीच करने के लिए, एक मॉरल प्रीच। बाहर आता है। हेस्टर और पर्ल उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन चिलिंगवर्थ की दवाएं असर दिखा रही थी। उसका कंडीशन और ख़राब हो रहा था। वहीं पर सबके सामने खुद को धुतकारते हुए अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार करार देता है। एक्सेप्ट करता है कि पर्ल उसकी बेटी है। वो कहता है हेस्टर के गले में जो स्कारलेट लेटर है ना, उसका कारण भी मैं ही हूँ। ये औरत बहुत सच्ची, बहुत सही है। पर्ल आती है, उसे किस करती है। डिमेजडियल हेस्टर के बाहों में ही अपना प्राण त्याग देता है। ये सब देखकर चिलिंगवर्थ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो उसके जीवन का लक्ष्य था वो तो ख़त्म हो गया। खैर, समय बीतता है और 1 साल बाद रोजर चिलिंगवर्थ भी मर जाता है। हेस्टर का बॉस्टन शहर में कुछ बचा नहीं था। रोजर चिलिंगवर्थ के मरते ही वो बॉस्टन छोड़कर चली गई पर्ल को लेकर। कुछ समझ में नहीं आया या फिर कहानी में बता नहीं रखा कि वो कहाँ गई है। बहुत सालों बाद पता चलता है हेस्टर वापस आई है
बोस्टन शहर में। उसने अभी भी स्कारलेट लेटर पहन रखा है। वो अपनी झोपड़ी में फिर से रहने लगती है और कपड़े सीने लगती है। अक्सर उसे पर्ल के खत आते रहते हैं। पर्ल ने शादी कर ली है, पता चलता है उसका अपना परिवार हो गया है। एक यूरोपियन अमीर फैमिली में उसकी शादी हो चुकी है और उसकी फैमिली पूरी हो चुकी है। वो अपने माँ को लेटर लिखती है। एक दिन हेस्टर की भी मृत्यु हो जाती है, मर जाती है हेस्टर। उसे ऑथर डिमेस्डेल के बगल में दफना दिया जाता है और दोनों की कब्र पर एक ही टॉम स्टोन लगाया जाता है। लेटर है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फीडबैक ज़रूर दें।